हाँ जी, चलिए आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बाकी जो रह गया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में मैं बता देता हूँ हम क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम पढ़े कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 1 चल रहा था, जो कॉस्ट क्या होता है हम देखें। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हम देखें कौन सा नेचर वाइज, जिसको हम एलिमेंट वाइज भी बोलते हैं, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर उसके बाद बच्चे हमने क्या देखा, फिर बाय फंक्शन वाइज क्या कॉस्ट होता है हमने ये देखा। फंक्शन वाइज में फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। इसके बारे में हम कई सारे प्रॉब्लम भी किए जो कॉस्ट शीट में अपन लोग काम किए इसका। फिर उसके बाद आज से हम जो शुरू करेंगे, अभी का क्लास से जो हम शुरू करेंगे वो होता है बच्चे वेरिएबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू बिहेवियर या नहीं तो वेरिएबिलिटी। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अपन। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियर या बाय वेरिएबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू बिहेवियर और वेरिएबिलिटी होता है बच्चे। 3 प्रकार से कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट किसे बोलेंगे, पहले हम क्या करते हैं, हम ये डिफरेंस में आ जाते हैं। जो दिया है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस क्या है हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चे बहुत आसान है। वेरिएबल का मतलब चेंज, वेरिएबल का मतलब क्या होता है बच्चे, चेंज। फिक्स का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल का मतलब चेंज, फिक्स का मतलब कांस्टेंट। तो अब देखो बच्चे वेरिएबल कॉस्ट हम किसे बोलेंगे, जो कॉस्ट चेंज होता होगा। ठीक है, द कॉस्ट विच कैन बी चेंज्ड ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, या नहीं तो ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। अब आउटपुट बोलो या नंबर ऑफ यूनिट्स बोलो, बात बराबर ही होता है। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट विच कैन बी चेंज्ड ड्यू टू चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद फिक्स कॉस्ट में क्या लिखा बच्चे, द कॉस्ट विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जो चेंज नहीं हो सकता है, विच कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। आउटपुट चेंज होने की वजह से आउटपुट या नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होगा, लेकिन कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चे, फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर है कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। वेरिएबल कॉस्ट जो है बच्चे क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो सेम रहता है, रिमेन सेम। बट कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट रिमेन सेम। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, याद रखना ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है, लेकिन टोटल कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल कॉस्ट होता है वो सेम नहीं होता है। याद रखिए, टोटल कॉस्ट वो सेम नहीं होता है, बट कॉस्ट पर यूनिट जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, बट यहाँ पर टोटल कॉस्ट सेम होता है, बट कॉस्ट पर यूनिट जो होता है बच्चे सेम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा, कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट रिमेन सेम। अब देखो यहाँ पर टोटल कॉस्ट इज नॉट रिमेन सेम, कहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट सेम नहीं होता है। मैं यहाँ भी बोला टोटल कॉस्ट सेम नहीं होता, कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है। बट यहाँ पर देखो फिक्स कॉस्ट में कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो होता है वो सेम रहता है। समझ में आई, कॉस्ट का मतलब यहाँ जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट लिखा है, पर यूनिट नहीं टोटल कॉस्ट लिखा है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट सेम रहता है, टोटल कॉस्ट सेम नहीं रहता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट में टोटल कॉस्ट बच्चे सेम रहता है, वेरिएबल ये फिक्स कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट जो होता है वो सेम नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका अलग नाम क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का अलग नाम क्या है बच्चे, मार्जिनल कॉस्ट है। अलग नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। इसका अलग नाम क्या है बच्चे, पीरियडिक कॉस्ट है। ठीक है, इसका अलग नाम क्या होगा, पीरियडिक कॉस्ट। अब सुनो बच्चे, एग्जाम में आएगा सवाल, एग्जाम में आता है द कॉस्ट विच कैन बी चेंज ड्यू टू चेंज इन आउटपुट दैट इज कॉल्ड डैश कॉस्ट। तो क्या होगा बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट। इसका भी उस तरह से एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट रिमेन डैश, तो क्या होगा, सेम होगा। इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट
रिमेन नॉट सेम, होगा नॉट सेम। अच्छा, द अदर नेम ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट इज डैश, क्या होगा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। उस तरीके इस मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का भी जैसा मैंने बताया किस किस प्रकार से सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, उसी प्रकार से फिक्स कॉस्ट का भी एग्जाम में सवाल जो है आ सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसका एग्जाम्पल भी होता है, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, आप लिख सकते हैं। यहाँ का फिक्स कॉस्ट क्या होता है बच्चे, रेंट होगा, सैलरी होगा। रेंट देखिए मतलब पर मंथ वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आप कोई भी प्रोडक्शन कुछ भी नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करो या ना करो, प्रोडक्शन करो या ना करो, रेंट जिसका अगर घर लिए हैं, जिसका रूम लिए हैं, जिसका बिल्डिंग लिए हैं रेंट में, उसे तो रेंट उतना ही देना होगा। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल जो होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर जो होता है वो भी वेरिएबल होता है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अच्छा ये गया। अब इसके बाद अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, कैसे हम समझ पाएंगे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कैसे हम समझ पाएंगे, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए फिर मैं भी बताता हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है देखिए, अगर हम मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट पहले मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट पाऊंगा। अगर हम 1 यूनिट आउटपुट बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो 1 यूनिट को खरीदने में 10 रुपया लगता है। टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, वही 10 इंटू 1। अगर हम 1 यूनिट खरीदते हैं मार्केट से तो कितना आएगा, 10 रुपीज़ आएगा। 2 यूनिट अगर खरीदते हैं तो 1 यूनिट का अगर 10 रुपया होता है तो 2 यूनिट का कितना होगा बच्चे, 20 रुपया, ₹20। 3 यूनिट अगर आउटपुट है, अगर कॉस्ट पर यूनिट वही 10 रुपया है, तो 3 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 30। 4 यूनिट इस तरह से आएगा 40। अब हम इसको समझते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट, यह कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट क्या है बच्चे, देखो यहाँ भी 10 10 10, तो क्या आया बच्चे, सेम आया, ठीक है ना। तो क्या है बच्चे, सेम है। अब ये रहा बच्चे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है बच्चे, सेम नहीं है, लेकिन सेम तो नहीं है तो हो क्या रहा है, जब यूनिट बच्चे, जब यूनिट देखो, जब यूनिट इंक्रीज करता है ना, टोटल कॉस्ट वैसे वैसे इंक्रीज करता है। देखो ये चीज मैंने लिखा नहीं था बट आपको समझना होगा। इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, ड्यू टू इंक्रीज इन डैश लिख पूछा होगा तो क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अब ऐसे ही पूछ सकता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, लेकिन टोटल कॉस्ट सेम तो नहीं है, तो हो क्या रहा है फिर, अगर टोटल कॉस्ट बच्चे सेम नहीं है तो क्या हो रहा है, तो कुछ तो होता होगा। ऐसा भी एग्जाम आ सकता है, इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट विल डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो 40 से 30 हुआ, डिक्रीज हो गया कॉस्ट, कब बच्चे, जब नंबर यूनिट 4 से 3 हुआ है, समझ में आई। तो 3 था, जब 30, 4 हुआ तो 40। अगर यूनिट इंक्रीज कर रहा है तो टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है। जब यूनिट डिक्रीज कर रहा है तो टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज कर रहा है। समझ में आई, ये वेरिएबल कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखो अब आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट हम जानते हैं बच्चे, टोटल कॉस्ट क्या पर समझे थे हम, सेम रहना चाहिए। देखो यहाँ पे सेम है, 1 यूनिट भी बना लिए तो 50,000, 2 यूनिट भी बना लिए तो भी 50,000, 3 यूनिट बना लिए तो भी 50,000, 4 यूनिट बना लिए तो भी 50,000। तो क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या रहा, सेम रहा। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट देखो, कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा बच्चे, जब टोटल कॉस्ट को हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल ये कॉस्ट पर यूनिट आएगा। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 1 50,000, 50,000 डिवाइडेड बाई 2 25,000, 50,000 डिवाइडेड बाई 3, तो इस तरह से आया। तो अब ये जो है बच्चे कॉस्ट पर यूनिट जो है वो सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो क्या हो रहा है बच्चे, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है सर। अब सुनो, कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है ये भी हमें समझना है, ठीक है। जब बच्चे मैं कॉस्ट पे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट में क्या था, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था। टोटल कॉस्ट इंक्रीज तभी हो रहा है जब नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है,
टोटल कॉस्ट डिक्रीज तभी हो रहा है जब नंबर ऑफ यूनिट्स डिक्रीज हो रहा है, हम ये समझे। ठीक, हाँ सर ठीक। अब सुनो बच्चे, मैं अभी बता रहा हूँ फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। इसका टोटल कॉस्ट तो सेम है लेकिन कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है, तो जो सेम नहीं हो फिर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। देखो 50, देखो 12,500, फिर 16,600, मतलब यहाँ पर 12,500 हो गए, यहाँ पर 16,607 हो गए, 25,000, यहाँ पे 50,000 हो गया। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। तो अब देखो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हो रहा है, अगर नीचे से देखा जाए, अगर ऊपर से देखा जाए तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब हमें ये समझना है कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है। बच्चे याद रखिएगा, जब यूनिट अगर डिक्रीज होता है तो कॉस्ट पर यूनिट जो है इंक्रीज होता है। इंक्रीज कब होता है बच्चे, ये इंक्रीज कब होता है, जब यूनिट डिक्रीज होता है। और डिक्रीज कब होता है, जब बच्चे यूनिट इसका इंक्रीज होता है। देख लो 1 से 4, पहले 1 यूनिट था तो कॉस्ट पर यूनिट कितना बच्चे 50,000, अगर 4 यूनिट हुआ तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया 12,500। तो कहीं ना कहीं यूनिट अगर इंक्रीज हुआ तो कॉस्ट पर यूनिट जो हुआ डिक्रीज हो रहा है। अगर मान लो पहले हम 4 बनाते थे, अगर अभी 1 बनाने लगे तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 12,500 से आ जाएगा कहाँ 50,000 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, तो हम ये समझेंगे, तो हम कहीं ना कहीं ये समझना होगा हमको, फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है, जब क्या ना यूनिट अगर इंक्रीज होता है तो कॉस्ट पर यूनिट जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब यूनिट बच्चे डिक्रीज होता है तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है बच्चे, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। इस तरह से होता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का बात। समझ में आई बात, हाँ सर समझ में। अब डायग्राम में आ जाते हैं। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट का जो डायग्राम होता है बच्चे वो इस तरह से होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है, मतलब ये हो गया मान लो यूनिट्स और ये हो गया कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ये है 50,000, हम 10 यूनिट बनाए तो ही 50,000, 50 यूनिट बनाए तो ही 50,000, 100 यूनिट बनाए तो ही 50,000। तो इसलिए इसका डायग्राम इस तरह से होता है, ये फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम है। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, अब आते हैं कहाँ, वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम क्या होता है बच्चे, इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम। तो ये होता है कॉस्ट, ये होता है क्या कॉस्ट, ये होता है यूनिट्स। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो अगर देखो 0 बनाए तो 0 कॉस्ट, 5 बनाए तो 5 रुपया, 10 बनाए तो जितना ये बढ़ाते जाएंगे, यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे, कॉस्ट उतना बढ़ता जाएगा। समझ में आई बात, इसलिए तो क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम ये होता है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो होता है बच्चे क्या, अपन लोग का होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेमी वेरिएबल क्या है, मतलब पूरा टोटल वेरिएबल नहीं, सेमी वेरिएबल। इसका मतलब क्या समझ में आती है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कुछ और प्लस वेरिएबल कॉस्ट कुछ है, इसका मतलब ये है बच्चों। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। तो अब देखो ये क्या होता है, दिस कॉस्ट कंटेन्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर टेलीफोन बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ऐसा भी होता है, देखिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट विच इज फिक्स्ड अप टू सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है इसमें, सेमी वेरिएबल में कुछ हद तक फिक्स्ड होता है, फिर क्या होता है बच्चे, चेंज होता है, फिर वेरिएबल में आ जाता है वो। ठीक है, द कॉस्ट विच इज फिक्स्ड अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम या सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन चेंज्ड ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। तो क्या होता है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम ये होता है। अब देखिए, तो कहीं ना कहीं सेमी वेरिएबल कॉस्ट में मैंने बोला बच्चे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिलकर रहता है। तो हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट से कैसे फाइंड आउट करेंगे कितना फिक्स्ड कॉस्ट है और कितना वेरिएबल कॉस्ट है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, आप देखिए। तो देखिए बच्चे, अंडर सेमी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब देखिए मान लीजिए मैं 2000 यूनिट्स पहले बनाता था, उसके लिए टोटल कॉस्ट जो खर्चा होता था 50,000 बच्चे। अगर मैं 2000 से 5000 को आता हूँ तो टोटल कॉस्ट कितना आता है 65,000। अगर बच्चे 5000 से मैं 10,000 को आता हूँ टोटल कॉस्ट कितना आता है 90,000। तो ये बच्चे क्या कॉस्ट है, आप बोलेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है वो सेम नहीं है तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट। मैंने बोला बच्चे वेरिएबल कॉस्ट अगर है तो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम होना चाहिए। हम क्या देखें, देखो ये देखिए यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम,
वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, लेकिन ये तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट अगर सेम नहीं है, इसका मतलब आप बोलते हो क्या, वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट आप बोलते हो तो इसका कॉस्ट पर यूनिट सेम होना चाहिए, तो इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, बोलो बच्चे, ये 25 आता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, बोलो 13 आता है, तो इसका फिर कितना आएगा बच्चे, 9 आता है। ये तो कॉस्ट पर यूनिट भी सेम नहीं है और टोटल कॉस्ट भी सेम नहीं है। टोटल कॉस्ट सेम होता तो हम फिक्स्ड बोलते, जो कि सेम नहीं है, तो आप बोले सर वेरिएबल बोलते हैं। मैंने बोला अगर वेरिएबल है तो इसका कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लो, ये 25, 13 और 9 आ रहा है, ये भी सेम नहीं है। तो वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट बच्चे सेम होता है, तो वो भी तो सेम नहीं है ना। तो इसका मतलब ना ये फिक्स्ड कॉस्ट है ना ये वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों में कुछ भी नहीं है। तो है क्या फिर, तो हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, ये 50,000 में से फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इस तरह का अगर सवाल आता है तो इसमें पूछेगा आपको, इसमें इस पोर्शन में से फिक्स्ड कॉस्ट कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है बताओ। तो हमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है, याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है। वो कैसे होगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स। क्या करना है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, ठीक है। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट बोले तो क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट बोले तो 50,000 और 65,000 के बीच में कितना चेंज है। हाँ सर हम ऐसा भी कर सकते हैं, 50,000 और 90,000 के बीच में कितना चेंज है। मैंने बोला हाँ कर सकते हो ऐसा। तो हम पहले 50 और 65 के बीच में कितना चेंज है देख लेते हैं। आप कोई भी चेंज लो, या 50,000 90,000 के बीच में लो, या 50,000 65,000 का लो, या 65,000 90,000 के बीच में लो, कुछ भी लो चलता है। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट, तो हम पहले लेते हैं 50,000 से 65,000 के बीच में कितना चेंज है, 65,000 माइनस 50,000, और उसी का यूनिट्स में कितना चेंज है डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो जिसका कॉस्ट, जो कॉस्ट का चेंज ले रहे हो उसी का यूनिट्स का भी चेंज लेना। 2,000 से 5,000 में कितना चेंज है, तो 5,000 माइनस 2,000। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आया बच्चे, ₹5 आया। क्या आया, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया बच्चे, ₹5 आया। जब ₹5 आया, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो केस 1 में 2,000 यूनिट्स और यहाँ पर 50,000, जो टोटल कॉस्ट कितना है बच्चे, 50,000 50,000 है। इसमें से ये 50,000 में से, ये 50,000 में से, ये 50,000 में से फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है वेरिएबल कितना है, ये हमें पता करना है। देखिए केस 1 बोले तो 2,000 में 2,000 इंटू ₹5, ये जो 5 आया तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ भी हमने बोला है ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। हाँ सर, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया, 5 आया, तो 2,000 इंटू 5 कितना हुआ बच्चे, कितना हुआ, 10,000 हुआ। कितना हुआ, ये 10,000, और एक जीरो दिया नहीं है तो 10,000 हुआ बच्चे। 50,000 में अगर 10,000 होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 50,000 माइनस 10,000, 50,000 माइनस 10,000 तो कितना होगा, 40,000 फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे 5,000 में, 5,000 इंटू 5, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सब में बराबर होना चाहिए। 2,000 का केस में भी ये ₹5 वेरिएबल कॉस्ट, ये ₹5 वेरिएबल कॉस्ट, ये ₹5 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो 5,000 इंटू 5 कितना हो गया बच्चे, 25,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना होना चाहिए, 65 से 25 माइनस कर दो, 65 माइनस 25 कितना आया, 40,000। उसके बाद ये 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5 तो कितना आया बच्चे, 50,000। तो फिक्स कॉस्ट अगर 90,000 है, ये 90,000 में से, 90,000 में से क्या करना बच्चे, ये 50,000 माइनस कर दो, 50,000 माइनस कर दो तो आएगा कितना, 40,000 आया। बात समझ में आई। तो हाँ सर, तो अब यहाँ पर देखो इस केस में ये जो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये जो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो क्या हो रहा है, तो फिक्स कॉस्ट कितना, 40,000 40,000 40,000, तीनों केस में देखो सेम आ गया, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना, 10,000 25,000 और 50,000, ठीक है, चेंज हो रहा है, लेकिन इसका कॉस्ट पर यूनिट देखो सेम है, 5 5 और 5, समझ में आ गई। तो इस जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इट कंटेन्स बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। Then we have to find out how much amount of variable cost contained in total semi variable cost and how much amount of fixed cost contained in the total semi variable cost. So we have to segregate variable cost and fixed cost. ठीक है, we have already explained in this example. So
यू शुड नॉट हैव डाउट ऑन दिस क्वेश्चन। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ये भी बच्चे, ये डायरेक्ट सवाल एग्जाम में नहीं आता है कि क्लासिफाई द कॉस्ट एज पर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, बट इसका जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है ना, इससे एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम में आता है व्हाट इज सम कॉस्ट आता है, कभी कभी एग्जाम में आता है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, एग्जाम में कभी कभी आता है पीरियडिक कॉस्ट किसे बोलते हैं आता है, बट इसका पॉइंट से अलग अलग सवाल आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन डायरेक्ट सवाल पूछा नहीं, कभी पूछ लें वो लोग, ठीक है। एग्जामिनर आए और बोले मैं इन बच्चों के साथ तूफानी करता हूँ और आपके साथ तूफानी करे फिर, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। बच्चे ये जो भी आपको नोट्स में समझा रहा हूँ, ये ऑलरेडी सीपीआई का जो क्लासेस होता है तो वहाँ पे मैं बोर्ड में ये चीज़ लिखवाता हूँ, बच्चे नोट्स लिखते रहते हैं मेरे साथ साथ रेगुलर क्लास में, ठीक है। तो हमारे कुछ बच्चे अगर लिख चुके हैं तो उन्हें लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ से रिवाइज करते रहेंगे। और वैसे ही ये सारा नोट्स जो है सीपीआई का फेसबुक पेज है, जो फेसबुक का पेज का नाम है सीपीआई क्लासेस, सीपीआई स्पेस क्लासेस, क्लिक करने से तो वहाँ पे फेसबुक पेज आ जाएगा सीपीआई का, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ये सवाल और ये सब नोट्स जो भी आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। चलिए अब आते हैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। एक होता है पीरियडिक कॉस्ट, उसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट, उसके बाद एक्सप्लिसिट कॉस्ट, उसके बाद शटडाउन कॉस्ट, उसके बाद संक कॉस्ट, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके बाद होता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ठीक है। यहाँ 7 प्रकार के कॉस्ट हैं अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इसको याद कैसे रखेंगे बच्चे, PIESSO, PIESSOO, PIESSO, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे, P फॉर पीरियडिक कॉस्ट, I फॉर इम्प्लिसिट कॉस्ट, E फॉर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये होगा PIESSO। अब देखो PIESSO क्या हो जाएगा, शटडाउन कॉस्ट, फिर S फॉर सम कॉस्ट, फिर O फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर O फॉर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ठीक है। अब इसको समझते हैं फटाफट से। बच्चा आपको क्या लगता है, पीरियडिक कॉस्ट नाम ही बता देता है कि ये कॉस्ट किस प्रकार का है। जो कॉस्ट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए खर्चा होता है ना, उसे बोलते हैं क्या बच्चे, पीरियडिक कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इनकर्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पीरियडिक कॉस्ट। जैसे कि रेंट पर मंथ हो गया, सैलरी मंथली हो गया, वो पर्टिकुलर पीरियड का होता है, ठीक है। उसका अलग नाम क्या होता है बच्चे, फिक्स कॉस्ट होता है, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। तो अब ऑल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सच एज जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जैसे कि वही बोला रेंट, ऑफिस के लिए रेंट देना, उसके बाद सैलरी देना किसको, डायरेक्टर को, मैनेजर को, ये सब जो होता है पीरियडिक कॉस्ट होता है। चलो इम्प्लिसिट कॉस्ट किसे बोलते हैं, देखो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं बच्चे, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो जिसकी वजह से हमको पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना, बट उसे कॉस्ट माना जाता है, ठीक है ना। पेमेंट नहीं होता है, हमारे पॉकेट से जाता नहीं है, लेकिन उसे कॉस्ट माना जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, दिस कॉस्ट डू नॉट इन्वॉल्व एनी इमीडिएट कैश पेमेंट, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट। अब सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताइए। देखिए हर जगह का एग्जाम्पल, हर कॉस्ट का एग्जाम्पल होता है। पीरियडिक कॉस्ट का जैसा मैं एग्जाम्पल बोला, रेंट या सैलरी जो भी है पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो खर्चा होता है। अब देखिए यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉस्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर बच्चे मैं खुद अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता हूँ बिजनेस में, तो इसके ऊपर थोड़ी मैं इंटरेस्ट लूँगा, ठीक है ना, बट हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, अपना कॉस्ट मानते हैं। जैसे कि मेरा खुद का बिल्डिंग है तो उसके ऊपर रेंट मैं थोड़ी लूँगा, रेंट उसके ऊपर नहीं, वो सब बच्चे, इसका अलग नाम क्या है, नोशनल कॉस्ट भी है। इसका अलग नाम क्या होगा, नोशनल कॉस्ट, नेशनल नहीं रे, नोशनल, झूठा खर्चा, नोशनल कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इसका उल्टा, जिसका पैसे का जाने का रहता है, मतलब जिसका मतलब एक्चुअल में कैश जाता है, एक्चुअल में खर्चा होता है, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। शटडाउन कॉस्ट क्या होता है, अगर फैक्ट्री या इंडस्ट्री शटडाउन रहता है उस टाइम पे भी कुछ खर्चे इनकर्ड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक बिल्डिंग पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक बिल्डिंग मतलब इंडस्ट्री किए हैं, एक बिल्डिंग को हम रेंट में लिए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए शटडाउन किए, ठीक है, शटडाउन किया गया,
अब शट डाउन किया गया, ऐसा थोड़ी होता है जो रेंट का पैसा जो है, जो हमको रेंट में दिया है बिल्डिंग, वो छोड़ देगा, बोलेगा नहीं जी तुम्हारा तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, तुम तो बंद किए थे फैक्ट्री, तुम मत दो। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। दोज कॉस्ट विच इज कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन व्हेन ए प्लांट इज टेम्परली शट डाउन। अब देखिए रेंट हो गया जी, मैनेजर का सैलरी हो गया, वो सब जो होता है कॉस्ट इनकर्ड होगा ही होगा, ठीक है। अब संक कॉस्ट क्या होता है, जो पास्ट में इनकर्ड हो गया, ठीक है ना। आप प्रोडक्शन करने से पहले कुछ खर्चा होता है, समझ में आई बात। जैसे कि रिसर्च करेंगे आप एक प्रोडक्ट के बारे में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कुछ हो जाएगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, इंडस्ट्री को इनकॉर्पोरेट करेंगे, प्रोडक्शन से पहले जो भी खर्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट बोलते हैं। इसे पास्ट कॉस्ट भी बोलते हैं और इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। देखो क्या लिखा, द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन पास्ट आर नोन एज संक कॉस्ट और अदरवाइज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। और ये चीज इंपॉर्टेंट लिखा है, दे प्ले नो रोल, दे ऐसा भी लिख सकते हो। इररिलेवेंट कॉस्ट इसे बोला जाता है, इसको संक कॉस्ट को इररिलेवेंट कॉस्ट भी बोला जाता है, इररिलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। रिलेवेंट मतलब इंपॉर्टेंट, इनरिलेवेंट कॉस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इररिलेवेंट मतलब, रिलेवेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, इररिलेवेंट का मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट कॉस्ट नहीं है, ठीक है। इनकर्ड हो गया, अब उसका क्या करना, कुछ नहीं कर सकते अपन लोग, तो ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट कॉस्ट नहीं होता है। चलो ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, चलिए मैं पहले पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। द वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस मेड और बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन इन एक्सेप्टिंग ए बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो मैं बच्चे को जो एग्जाम्पल में समझाता हूँ, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ, सुनिए। अब देखिए 3 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, 3 यूनिवर्सिटी हैं। ये 3 यूनिवर्सिटी का नाम मैं लेता हूँ। एक होता है रेवेंशा यूनिवर्सिटी, एक होता है उत्कल यूनिवर्सिटी, एक होता है पुदुचेरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलो ये 3 यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब देखिए 3 यूनिवर्सिटी वालों ने, अच्छा ये ऐसा एग्जाम्पल लेना ठीक नहीं होगा, मैं इंडस्ट्री का बात समझिए, मजाक में बच्चे को समझाता रहता हूँ मैं कॉलेज का बात, लेकिन छोड़िए, अब हम अपना इंडस्ट्री बिजनेस का जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मेरे पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, कितना रुपया है, 10 लाख रुपया है, ठीक है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है बच्चे, ये 10 लाख रुपया है ना मेरे पास, इसका 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है, इधर मैं बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दूं या नहीं तो मैं बिजनेस में पैसा लगाऊं, ठीक है। अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट करता हूं बच्चे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे पैसा मिलेगा। अगर 10% इंटरेस्ट मिलता है तो 10 लाख का हर साल में मेरा इनकम कितना हो जाएगा बच्चे, 1 लाख रुपया घर बैठे मेरा इनकम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, मैं चाहूंगा बिजनेस में मेरा कितना प्रॉफिट हो, बोलो जल्दी से बोलो, मैं कितना प्रॉफिट मैं चाहता हूँ, ठीक है, मेरा इनकम कितना चाहता हूँ बच्चे, जितना मैं गंवा रहा हूँ। मैं अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट करता, मेरा पैसा 1 लाख रुपया आता, ये अगर मैं वही पैसा को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा, कहीं ना कहीं मेरा 1 लाख रुपया जा रहा है। अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, 1 लाख रुपया मेरा नहीं आएगा। बच्चे पैसे का ना आना भी कभी कभी जाना होता है। देखो मैं 1 लाख रुपया बैंक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ बैंक में तो मुझे 1 लाख रुपया इंटरेस्ट के रूप में मिलता। लेकिन जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्या ये पैसा मेरे पास आएगा, तो नहीं आएगा। तो नहीं आया मतलब मेरा पैसा गया, समझ में आई। तो अब मैं जब बिजनेस कर रहा हूँ, मैं क्या सोचूंगा, मेरा प्रॉफिट कितना हो, मेरा प्रॉफिट 1 लाख या उससे ज़्यादा हो बच्चे। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है बच्चे, 1 लाख है, ठीक है ना। पैसे का ना आना भी तो जाना हुआ, जो पैसा जाता है वो मेरा कॉस्ट होता है। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्यों ना, क्योंकि मेरा कॉस्ट है 1 लाख रुपया, समझ में आई बात। इसे बोलते हैं, ये जो 1 लाख रुपया आया, आना चाहिए और आया नहीं। क्यों आया नहीं, क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास है। ये बेस्ट ऑप्शन कब हो सकता है बच्चे, ये बेस्ट ऑप्शन तभी हो सकता है जब 1 लाख से मैं ज़्यादा यहाँ इनकम करूँगा। मान लीजिए 1,10,000 मैंने इनकम किया, 1,10,000 जब इनकम किया, इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बच्चे, 1 लाख है, समझ में आई बात। हाँ, तो बेस्ट ऑप्शन को मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन इसको सैक्रिफाइस करना पड़ा मुझे। जो सैक्रिफाइस हुआ उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अब इसको समझो,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है फिर से दोबारा से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इट इज़ द पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो। मैं ये बात ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आपको, उसे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ये हम लोग का खत्म हुआ बच्चे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्या खत्म हुआ बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जो बेसिक बात था मैंने आपको समझाया कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन में हम पढ़े एक नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर या एलिमेंट वाइज, और उसके बाद हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, जो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू बिहेवियर या वेरिएबिलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा क्या बच्चे, हमने पढ़ा क्या बता दूं आपको, फिर अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग भी हमने पढ़ा। ठीक है, अब सुनो बच्चे मैं एक बात बताता हूँ। कुछ बच्चे हैं एग्ज़ाम में इस तरह से लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं वो बात को बता देता हूँ आपको किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट तो आप पहले नेचर वाइज लिखो या एलिमेंट वाइज, दोनों एक ही है, या पहले फंक्शन वाइज लिखो चलेगा, या पहले बिहेवियर वाइज लिखो तो भी चलेगा। ये वेरिएबिलिटी, अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी या बिहेवियर लिखो चलेगा। लेकिन एक बात सुनिए, अगर नेचर वाइज लिखेंगे पहले आपको लिखना होगा मटेरियल, फिर उसके बाद लिखना होगा लेबर, फिर उसके बाद लिखना होगा एक्सपेंसेस। मटेरियल में फिर लिखना होगा आपको डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, और फिर इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप पहले लेबर मत लिखना, यानी तो पहले एक्सपेंसेस मत लिखना। इसी तरह से ही आपको लिखना, पहले मटेरियल फिर लेबर फिर एक्सपेंसेस। फंक्शनल वाइज में आपको पहले लिखना होगा फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसके बाद में आपको लिखना होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फिर आपको लिखना होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिर आपको लिखना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। बिहेवियर में आपको लिखना होगा पहले ये वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर अगर आप पहले फिक्स्ड लिखते हो बाद में वेरिएबल लिखते हो तो चलेगा, लेकिन ये दोनों में बच्चे नहीं चलेगा, आपको सीक्वेंस में ही लिखना होगा। ठीक है, हाँ सर। चलिए अब आते हैं बच्चे आपको एक बात पता है? सर क्या बात, जल्दी बोलिए। हम बच्चे अब तक जो पढ़ रहे थे ना वो कॉस्ट ही पढ़ रहे थे। मतलब सर, मतलब ये है बच्चे हम कॉस्टिंग नहीं पढ़े अब तक। और बच्चे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग भी नहीं पढ़े। बाप रे बाप, पता है बच्चे आपको, अब तक हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पढ़ रहे थे, कॉस्टिंग नहीं पढ़े, कॉस्ट अकाउंटिंग भी नहीं पढ़े। जो बच्चे हमारे CPI से क्लासेस लिए हैं तो उनको सारा चीज़ बताया गया है। हम अपना क्लास में क्या करते हैं बच्चे, थ्योरी भी पढ़ाते हैं और बच्चे को प्रॉब्लम भी पढ़ाते हैं, साथ साथ बराबर चलता है पूरा। ठीक है, तो हम आपको कॉस्टिंग का लिखवा भी चुके हैं और समझा भी चुके हैं। ठीक है, वो जो दौड़ता हुआ समझाया था, याद है? टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। बच्चे कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस। याद है टेक्निक बताया था, मैं बोला था रन से क्या होता है, रनिंग, वैसा कॉस्ट से कॉस्टिंग होता है। तो मैंने आपको एक्टिंग करके बताया था कि दौड़ते हुआ आपको याद आता होगा। ठीक है, जो बच्चे क्लासेस लिए हैं CPI से उनकी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज जो बच्चे नहीं लिए वो नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ बस सर ठीक है। चलो उसके बाद बाकी भी यहाँ दिया गया, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग किसे बोलते हैं वो दिया गया, आपको पूरा पॉइंट वाइज लिखा गया है बच्चे, बहुत आसान तरीके से लिखा गया है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद बच्चे कॉस्ट अकाउंटेंसी किसे बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंसी किसे बोलते हैं इसका भी पॉइंट्स लिखाया गया है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है बच्चे, प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इस तरीके से आपको बताया गया। ठीक है, आप पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चे, उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप जो ये देख रहे हो ना, ये घर, एक घर के सामने दूसरा घर है, ये कोई डिस्टिंग्विश नहीं है बच्चे, ये कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। ठीक है, मैं आपको इजी नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ,
देखिए यहाँ पर डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव हो या फंक्शन हो कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो आप यहाँ पर 11 पॉइंट्स आसान आसान पॉइंट्स दिए गए हैं उसे लिखेंगे। और यहाँ पर बच्चे डिस्कस द फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ पर भी कुल 13 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसे भी आप लिखेंगे। बच्चे मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए ऑब्जेक्टिव और फीचर में जो पॉइंट है ना बच्चे, वो यहाँ से सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो 9 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर जो लगभग 10 पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल सेम है पॉइंट, ठीक है। इसलिए हमने ये घर से और इतना जगह इसको स्पेस छोड़कर इसलिए हम यहाँ से लिखे हैं ताकि ये पॉइंट बराबर आ जाए, ठीक है। आप अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कर लोगे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, देखिए जैसे कि इट असर्टन द कॉस्ट पर यूनिट, देखो यहाँ पे लिखा है अच्छा और एक बात बोल दूँ, ऑब्जेक्टिव या फंक्शन अगर लिखना है आपको टू से स्टार्ट करना होगा सेंटेंस, ठीक है ना, टू से स्टार्ट करना, ठीक है, टू असर्टन द कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन अगर फीचर्स लिख रहे हो तो इट से स्टार्ट करना, इट हेल्प्स टू असर्टन द कॉस्ट पर यूनिट। जैसे कि यहाँ पे टू प्रोवाइड करेक्ट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे है, यहाँ पे इट हेल्प्स टू प्रोवाइड ए करेक्ट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। इस तरीके से है, आप नोट्स पढ़ेंगे, डाउनलोड करके पढ़ें या CPI से लेकर पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे इस तरीके से। पूरा आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं बच्चे, ठीक है। याद है मैं CPI का क्लास में एक गाना लिखाया था, जिस गाने के अंदर जो सॉन्ग मतलब एक शायरी लिखाया था, उसको फिर मतलब सॉन्ग में कन्वर्ट किया गया था। तो एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ शायरी था। गवर्नमेंट भी है इन्वेस्टर, वर्कर भी है क्रेडिटर, गवर्नमेंट भी है इन्वेस्टर, वर्कर भी है क्रेडिटर, प्रॉफिट हो या ना हो बोले चलो, डेसन के बाद जब आए लेते चलो। इस तरह से हमने लिखवाया था, ठीक है। देखो एडवांटेज टू गवर्नमेंट, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या, एडवांटेज टू गवर्नमेंट, एडवांटेज टू इन्वेस्टर, एडवांटेज टू वर्कर, एडवांटेज टू क्रेडिटर, ये सारा एडवांटेजेस है और आप पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद लिमिटेशंस है रेडी, REDI, R फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, उसके बाद E फॉर एक्सपेंसिव, उसके बाद D फॉर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, उसके बाद I फॉर इनएफिशिएंसी। तो हो गया रेडी, तो आप भी रेडी हो जाना एग्जाम के लिए, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बच्चे आप अगर इतना सारा चीज पढ़ लिए तो स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो जाए। कॉस्ट अकाउंटिंग किस किस हद तक काम करता है, तो स्कोप है, कॉस्ट एनालिसिस करता है, कॉस्ट कंपैरिजन करता है, कॉस्ट कंट्रोल करता है, कॉस्ट रिपोर्ट बनाता है, कॉस्टिंग करता है, कॉस्ट को बहुत सारा कॉस्ट को लेकर टेक्निक और यूज करके कॉस्टिंग करता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट अकाउंटिंग भी करता है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट रहा जो एग्जाम में कई बार पूछा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में क्या क्या डिस्टिंग्विश है। तो हमने इतना सारा पॉइंट्स रखा है, 10 पॉइंट्स है। तो आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, सवाल 8 मार्क्स में भी आ सकता है, सवाल 4 मार्क्स में भी आ सकता है, सवाल 3 मार्क्स में भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है कितना मार्क्स का सवाल आ जाए, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए यहाँ पे आपको कई सारा स्टोरी बताया गया था, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और उसके बाद टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। बच्चे ये दोनों अलग चीज़ है। कुछ टीचर है ना बच्चे, वो बोलते हैं हाँ बच्चे मेथड जो है और टेक्निक भी वही है, सेम है, ठीक है ना। नहीं बच्चे, बिल्कुल मत मानना बच्चे, मेथड और टेक्निक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर, हमें भी थोड़ा बोलिए। बच्चे मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो होता है ना, वो किस काम में आता है पता है, वो कॉस्ट कैलकुलेशन का काम में आता है। एक जॉब का, एक कॉन्ट्रैक्ट का, एक प्रोसेस का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके काम में आता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। लेकिन टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग जो है ना बच्चे, यहाँ पर जो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है ये किस काम में आता है पता है, डिसीजन लेने का काम में आता है। सर किस चीज़ का डिसीजन, बच्चे अगर हम 10,000 यूनिट लास्ट टाइम बनाया गया था, हम चाहते हैं 15,000 यूनिट्स बनाना, तो
तो हमारा उसके लिए कॉस्ट कितना होगा, और उसके बाद हम 15,000 बनाएं या ना बनाएं, अगर बनाते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। समझ भाई, हम कितना यूनिट बनाएं, ना हमारा प्रॉफिट होगा ना हमारा लॉस होगा। अच्छा, तो इस तरह का जो है डिसीजन लेने का काम, हम बनाएं, हम प्रोडक्शन करें या ना करें, हम प्रोडक्शन स्टॉप कर दें, शट डाउन कर दें या चालू रखें, तो इस तरह का डिसीजन लेने के लिए टेक्निक सब यूज किए जाते हैं। लेकिन मेथड जो यूज किए जाते हैं आप भी पढ़ चुके हो हमारा सीपीआई में से। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता था, एक प्रोसेस कॉस्टिंग में ही पढ़ चुके हो आप कि प्रोसेस का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता था, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जो है कॉस्ट कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज होता है, और टेक्निक जो है वो डिसीजन मेकिंग के पर्पज में यूज होता है। देखिए इतना सारा ये भी एग्जाम में आ सकता है, और कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछता है, कभी 3 मार्क्स में पूछ देता है। तो बैच कॉस्टिंग क्या होता है, कभी हाँ 1 मार्क में ही पूछता है, 1 मार्क में ही पूछ लेता है कि मतलब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। स्मॉल ऑर्डर के लिए अगर स्मॉल ऑर्डर कंटिन्यू बनाना है तो उसके लिए कौन सा कॉस्टिंग, ना बैच कॉस्टिंग। अगर ईच जॉब के लिए कौन सा कॉस्टिंग यूज किया जाता है, जॉब कॉस्टिंग यूज किया जाता है। तो अब देखिए मान लीजिए जैसे कि गारमेंट इंडस्ट्री है तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज होता है, बैच कॉस्टिंग यूज होता है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है या ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम करता है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उसे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करना चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कई सारे स्टेज से पासेस होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, कई सारा स्टेज में जाकर एक काम को कंप्लीट करना होगा, उसके लिए कौन सा मेथड, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज करना होगा। सर्विस इंडस्ट्री जो है, सर्विस इंडस्ट्री मान लीजिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, मान लीजिए ट्रैवल इंडस्ट्री, मान लीजिए होटल इंडस्ट्री, मान लीजिए हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ये सब जो है कौन सा मेथड यूज करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का अलग नाम क्या होता है, सर्विस कॉस्टिंग होता है। समझ में आई ना। तो इस तरीके से बच्चे सिंगल 1 मार्क का सवाल भी पूछ सकते हैं। व्हिच मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड बाय द होटल इंडस्ट्री, तो आप क्या कहो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। व्हिच मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड बाय द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री, तो आप क्या लिखना होगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। समझ में आई। तो इस तरह, तो व्हिच मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, तो क्या लिखना होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इस तरीके का सवाल जो है बच्चे पूछ सकता है, और आपको भी जवाब लिखने का तरीका हमने बता दिया, ठीक है। तो अब याद कैसे रखेंगे, इतना सारा मेथड्स है, जॉब कॉस्टिंग एक है, बैच कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, मल्टीपल कॉस्टिंग है, सिंगल है। तो बच्चे देखिए हमने शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, जेबीसी पॉम्स। जेबीसी पॉम्स, जेबीसी का मतलब जब बना चोर पॉम्स। इसका स्टोरी मैंने बताया था। पॉम्स मेरा एक दोस्त था, तो क्या हुआ, उससे मेरा दोस्ती टूट गया। बच्चे कब दोस्ती उससे टूट गया, जब बना चोर पॉम्स, ठीक है। तो बच्चे उससे दोस्ती कब टूटा, जब बना चोर। किससे दोस्ती टूटा, पॉम्स से। तो दोस्ती मेरा कब टूटा और किससे टूटा, जब बना चोर पॉम्स। जेबीसी पॉम्स, जे फॉर जॉब कॉस्टिंग, बी फॉर बैच कॉस्टिंग, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और पी फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग, ओ फॉर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, एम फॉर मल्टीपल कॉस्टिंग, और एस फॉर सिंगल कॉस्टिंग, ठीक है। इस तरीके से होता है बच्चे। अब देखो फिर अब टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में आ जाते हैं। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है बच्चे, यहाँ पर देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग है, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है। उसके बाद और भी यहाँ पे आपको दिया गया डायरेक्ट कॉस्टिंग है, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ठीक है। इतना ही है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा, और एक फार्म कॉस्टिंग भी है बच्चे। फार्म कॉस्टिंग जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वाले जो यूज करते हैं वो फार्म कॉस्टिंग है। वो हमने यहाँ ना मेथड में बताया नहीं, ठीक है। चलिए, बट हम ये टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग जो है तो उसे कैसे याद रखेंगे, फिर हर जगह पे कॉस्टिंग मेथड में भी कई सारा कॉस्टिंग कॉस्टिंग कॉस्टिंग। तो ये तो हो गया जेबीसी पॉम्स, जब बना चोर पॉम्स। अब टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग कैसे याद रखेंगे बच्चे, माँ हद से, ठीक है। इस मतलब ये जो बात मैं इसका स्टोरी बोला था, क़यामत मूवी का एक गाना मैंने आपको गा के सुनाया था, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, ऐसा वाला गाना सुनाया था, ठीक है ना। हाँ, तो माँ हद से ना बाबा ना, किसी से हम प्यार नहीं करेंगे, हद से ज़्यादा प्यार नहीं, प्यार करेंगे लेकिन प्यार तो करना है, लेकिन वो कैसे बच्चे, कैसे, वो प्यार हमारा क्या ना बन जाए,
क्या ना बन जाए, अपना वीक पॉइंट ना बन जाए। समझ में आई? प्यार तो करना है लेकिन प्यार हमारा वीक पॉइंट ना बन जाए। तो इसलिए तो हद से नहीं करना, माँ हद से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ना बाबा ना, ठीक है। उसका टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है बच्चे? माँ हद से। तो माँ हद से का मतलब एम फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग, ए फॉर ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग, एच फॉर हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, यू फॉर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, उसके बाद डी फॉर डायरेक्ट कॉस्टिंग, फिर उसके बाद एस फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो क्या हो गया? माँ हद से, HUDS, हद्स, माँ हद्स हो गया। चलो हो गया। अब देखो बच्चे, अब यहाँ पे कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग का, ठीक है, इसे भी आपको पढ़ना होगा, छोड़ना नहीं है बच्चे। यहाँ पर दिया है कॉस्ट यूनिट किसे बोलते हैं। कॉस्ट यूनिट क्या होता है बच्चे? पूरा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इट इज ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इन रिलेशन टू व्हिच कॉस्ट में बी असर्टन। इस तरह से दिया हुआ है ये, समझ में आई? टू इन रिलेशन टू व्हिच कॉस्ट में बी असर्टन और एक्सप्रेस्ड, ऐसा करके दिया। सर इसका मतलब क्या हुआ? द कॉस्ट यूनिट होता है वो प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस भी हो सकता है। सर बताइए तो, समझाइए तो, एग्जांपल दीजिए। देखिए बच्चे, मान लीजिए कोई ऑयल इंडस्ट्री है जो फूड ऑयल बनाते हैं, तो अब वो मेजरमेंट कैसे करेंगे बच्चे? मान लो फूड ऑयल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए बच्चे फूड ऑयल है, तो वो लोग इंडस्ट्री वाले, आप मान लीजिए दुकान एक जाएंगे तो ऑयल लाएंगे, तो वो बोलेगा 100 रुपया, और 100 रुपया किससे तुलना करता है बच्चे? पर लीटर। तो फूड को जो मेजरमेंट किया गया यूनिट से वो होता है पर लीटर। मान लीजिए आपको घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, आप जाएंगे ब्रिक्स लाने के लिए, ईंट जो होता है उसे लाने खरीदना जाएंगे, तो वो आप जाएंगे क्या बोलेंगे? तो ईंट कितना? वो क्या बोलेगा? भाई ईंट कितना मतलब, ठीक है आपने पूछ दिया, गलती आपका, लेकिन वो क्या बोलेगा? पर 1000 1000 या पर 10,000 रुपया लेगा, 10,000 रुपया पर 1000 ब्रिक्स को। आप घर बनाना है, सीमेंट खरीदना चाहेंगे, तो क्या होगा? तो बोलेगा, मान लीजिए बोलेगा 2000 पर बैग। समझ में आई? ये जो पर बैग, पर लीटर, ये सब जो होता है तो यूनिट होता है, मेजरमेंट करने का तरीका एक। समझ में आई? इसीलिए बोला यहाँ पर इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में भी असर्टन, जिसको लेकर प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या टाइम हो। समझ में आई? जैसे कि आप कोई एम्प्लॉय को काम करवाएंगे, आप कोई लेबर को काम करवाएंगे, वो बोलेगा भाई मुझे कितना पैसा दोगे? आप क्या बोलोगे? आपको घंटा प्रति हम 100 रुपया देंगे। तो यहाँ पर क्या हो? टाइम आप मेजरमेंट किए, क्या टाइम में मेजरमेंट किए। समझ में आई? मान लीजिए आप कहीं सिनेमा हॉल को गए, ठीक है ना, सिनेमा थिएटर को गए, आप जाएंगे वहाँ पर सिनेमा में क्या देखेंगे? कौन सा मूवी देखेंगे? मैं बोलूँ सुपर 30, मस्त मूवी है यार, देखो कभी। और मैं बोलूँ तो PK देखेंगे, आप सब देख चुके होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए देखने के लिए गए थे, तो क्या एक टिकट लिए, क्या एक टिकट से आप बार बार, मतलब दिन भर में मान लो 3 शो आएगा या 4 शो वो दिखाएगा, आप क्या 4 शो देख सकते हैं? नहीं, पर टिकट पर शो, पर पर्सन पर टिकट पर शो होता है वो। समझ में आई बात? तो वो जो टिकट का जो पैसा होता है, मान लीजिए 500 रुपया, समझ में आई ना बात? वो क्या होता है? पर टिकट पर पर्सन पर टिकट पर शो, ठीक है ना। इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, वो रुपीज़ का जो मेजरमेंट किया जाता है उसे बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। अब यहाँ पर दूसरा बात जो है आप पढ़ेंगे, मेजरमेंट लाइक नंबर होता है, वेट होता है, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम और वैल्यू होता है। चलिए आप आइए उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन फिर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? 3 बात को याद रहेंगे, लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट। कॉस्ट कहाँ पे इनकर्ड हो सकता है? कोई लोकेशन हो सकता है, डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी खर्चा इनकर्ड हो सकता है। पर्सन, मैनेजर, एम्प्लॉय वो लोग होते हैं, वहाँ पे खर्चा इनकर्ड होता है। कॉस्ट यहाँ पे भी इनकर्ड होता है। आइटम ऑफ इक्विपमेंट जो प्लांट एंड मशीनरी है वहाँ पे भी खर्चा इनकर्ड होता है। तो ये 3 जगह ऐसा है जहाँ पे इंडस्ट्री का कॉस्ट लगता है, खर्चा होता है, तो इसे बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है? इट इज ए लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दिस फॉर व्हिच कॉस्ट में बी असर्टन, ठीक है। तो लोकेशन का मतलब एग्जांपल में बता दिया गया, पर्सन का मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है आपको यहाँ बता दिया गया, ठीक है। हाँ सर ठीक है। चलिए उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर, जो अभी कॉस्ट सेंटर पढ़े उसका टाइप्स भी आता है। एक होता है पर्सनल, इम्पर्सनल, ऑपरेशनल, प्रोसेस
और प्रोडक्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर ये होता है। उसके बाद बच्चे प्रॉफिट सेंटर दिया हुआ है, ये तीनों में से कोई भी कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, और उसके बाद प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे कुछ छोटा छोटा बात कई बार एग्जाम में पूछा है, तो हमने क्या किया है उसको यहाँ पर लिखा है अपना नोट्स में। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियडिक कॉस्ट, उसके बाद कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, और उसके बाद कन्वर्सन कॉस्ट किसे बोलते हैं हमने यहाँ पे लिखा है। कन्वर्सन कॉस्ट किसे बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल को जो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्सन कॉस्ट। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल को छोड़ दो तो क्या आएगा, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड या प्रोडक्शन कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा, ये सब होता है कन्वर्सन कॉस्ट, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे थ्योरी पार्ट जो था कॉस्ट अकाउंटिंग में से बेसिक कॉन्सेप्ट में जो थ्योरी पार्ट होता है हमने पूरा का पूरा अभी कवर किया, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ में आया हो, ठीक है। ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो। अब क्लास जब खुलेगा उससे पूछो, नहीं तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। आपके पास हमारा नंबर है, सारे बच्चे के पास हमारा नंबर है, नहीं है तो फिर भी शान सर का नंबर आपको तो मिल ही जाएगा कहीं से, 9439855332, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से भी आपको मिल जा रहा है, ठीक है। कोई भी डाउट रहा या कुछ भी रहा तो आप पूछेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और जो मैंने बोला था एडवांस वाला क्वेश्चन वो ठीक है मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। जो नॉर्मल चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला बात है, वो ख़त्म होने के बाद जो एडवांस वाला पोर्शन है उसका अलग से क्लास लगाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।